नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ प्रज्ञा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एडुफोरम एकेडमी। एडुफोरम एकेडमी हमारा ये संस्थान है और अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको हमारी संस्था से रिलेटेड और कोचिंग क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए हो, स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, whatever you want to do you should do, okay? चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा RCEP, मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और न्यूज़ में क्यों रहा है इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP? तो भाई नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एक रीज़न है, ठीक है? ऑफ कोर्स रीज़न है, इकोनॉमी है, उसमें पार्टनरशिप है, ये हो गया RCEP। एक क्षेत्र विशेष ऐसा संगठन है जिसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप की गई है, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ उसमें डील किए गए हैं। किस तरह के डील किए गए हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते। व्यापार करेंगे लेकिन उसमें हम टैक्स नहीं लगाएंगे, या लगाएंगे भी तो बहुत नॉमिनल टैक्स लगाएंगे। और इसमें तो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि 80 to 90% टैक्स में कटौती हो जाएगी। फ्री ट्रेड का मतलब ही यही है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जिसमें मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, सबसे बड़ा विश्व का। और सबसे बड़ा क्यों बोल रहे हैं वो हम आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें 15 देश हैं टोटल। अगर इंडिया इसमें है तो 16 देश होंगे, इंडिया इसमें नहीं है तो 15 होंगे। और इसीलिए न्यूज़ में रहा भी है कि इंडिया ने इसमें जाने से साफ इनकार कर दिया है। लास्ट ईयर इंडिया ने खुद को अपना कदम पीछे खींच लिए थे कि भाई हम आपके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ मजबूरियां हैं। अगर आप उस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं तो हम आपके साथ आएंगे, अगर नहीं कर सकते तो हम पीछे हट जाएंगे। तो 1 साल से लगातार इंडिया को मनाने की कोशिश की जा रही है, मान मनोबल चल रही है, बार्गेनिंग हो रही है, डील हो रही है। अब इंडिया को मनाने की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इंडिया के बिना इनका काम ही नहीं चलेगा? कौन सा इतना बड़ा प्यार है? तो प्यार ये है, क्या ये देखते हैं कौन कौन शामिल है इसमें। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक क्षेत्र विशेष है, रीजनल, ठीक है? तो इसमें एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, सारी नहीं, 15। आसियान ग्रुप तो अपने सबने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। इसमें ऑलरेडी 10 देश हैं। इन 10 देश के अलावा और कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। ये जो आपको जितना दिख रहा है येलो येलो, इंडिया की इसमें बातचीत हुई थी। बातचीत में इंडिया शामिल था जब ये अस्तित्व में आया था सन 2011 में। तब से इंडिया इसकी प्रपोजल में था, लेकिन अभी इंडिया ने ताबूत की आखिरी कील ठोकना जिसे बोलते हैं वो किया है। उसमें इंडिया ने खुद को इसमें जाने से कम्प्लीटली डिनाई किया है। तो इसमें भाई चाइना सिंह है और आसियान ग्रुप है। आसियान में 10 देश हैं। कौन कौन से हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये सब। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। अब इसके अलावा कौन कौन है भाई इसमें? इन सब के अलावा इनके हैं पार्टनर्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान। तो अब इस तरीके से आप देख लीजिए, एक तो चाइना की जनसंख्या दुनिया में सबसे बड़ी, उसके बाद नंबर आता है अपने इंडिया का। इंडिया को चलो हटा दें, बचा ये एरिया पूरा, ये चाइना, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कवर किया इसने, और ये साउथ ईस्ट नेशन जो है ना उनको कवर किया। और यहाँ से लेके इतना पूरा, अब समझ सकते हैं कि दुनिया की इतनी आबादी वाले देश इसमें हैं। कहाँ, ऑफ कोर्स जब ये संगठन बनेगा तो इसका तो लेवल ही अलग होगा, और है भी। ये अगर इंडिया इसमें शामिल हो जाता तो ये संगठन RCEP दुनिया की आधी जनसंख्या कवर करने वाला संगठन था। आधी जनसंख्या ये रीजन अपना रखती है, ठीक?
और इसीलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा इसमें मान मनोबल किया जा रहा था, इंडिया को बहुत ज़्यादा इंडिया से बार्गेनिंग की जा रही थी कि भाई आप बताइए आपकी क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या आपकी डील है, कौन कौन से आपके टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनको फॉलो करने की। क्योंकि अगर इंडिया इसमें शामिल होता तो आधी जनसंख्या तो दुनिया की इसमें कवर हो ही जाती है, और आधी जनसंख्या का मार्केट अलग, बाकी आधे में पूरी दुनिया का मार्केट। तो समझ सकते हैं इसका महत्व कितना बड़ा है। प्लस चाइना की जीडीपी आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है, इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो विकासशील देश है उनमें इंडिया की जीडीपी लगातार ग्रोथ कर ही रही है। और मोदी जी का सपना भी था कि 2022 तक हम इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। अब तक कोरोना बीच में आ गया तो मामला थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही है कि 2022 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली कंट्री बन सकें। तो ये जो अब इंडिया को हटा देते हैं, हम जो बात करेंगे इंडिया को हटा के करेंगे क्योंकि इंडिया इसमें शामिल नहीं है फाइनली। तो ये जो एरिया रखता है अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी रखता है, ठीक है। दुनिया की जितनी जीडीपी है उसका 30% एरिया इन देशों के हिस्से में पड़ा है। और जब ये मार्केट करेंगे तो इनकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन देशों के लिए इस संगठन में शामिल होने की। अब रही बात इंडिया इसमें क्यों नहीं जा पाया या फिर इंडिया की क्या क्या समस्याएं रही हैं, हम उन पर बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ पीछे की चीज़ें जो छूट गई थी। समझ में आ गया 15 देश कौन कौन से थे। उसके बाद 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी ये कवर करते हैं। अगर इंडिया शामिल हो जाता तो 50% आधी आबादी दुनिया की हो जाती, बताया था। 30% जीडीपी और 30% पॉपुलेशन, ठीक है। दुनिया की आधी आबादी और 30% जीडीपी, इस लेवल तक इनका संगठन मजबूत बन सकता है। और नवंबर 2020 में ये अभी साइन हुआ है, 15 या 16 नवंबर को, डेट मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 15 नवंबर को ही है। लेकिन लॉन्च हुआ था कब? सन 2012 में। और 2012 में इसके प्रपोजल के साथ ही इंडिया को भी इसमें शामिल करने की बात लगातार की जाती रही है। इवन चाइना इसका जो लीड रोल प्ले कर रहा है इसमें, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे हैं, बड़ी कंट्रीज़ भी हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो जापान का कहना ये था कि कुछ भी हो जाए इंडिया को इसमें आना चाहिए, और वो अगर इस ग्रुप में रह सकता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंडिया रहेगा। लेकिन ऐसा उसने कमिटमेंट नहीं किया था कि इंडिया नहीं आएगा तो हम आएंगे ही नहीं, लेकिन उसने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम इसमें शायद ना रह पाएँ। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कोशिश की कि इंडिया इसमें शामिल हो जाए, बट हमारे मोदी जी ने साफ इनकार किया। अच्छा या बुरा किया ये भी हम बताएंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इंडिया इसमें क्यों नहीं गया, इंडिया की परेशानियां क्या थी। इंडिया इसमें नहीं जा पाया क्योंकि पहली जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट मतलब ये अभी तक ये संगठन नहीं था, लेकिन ट्रेड तो हम फिर भी कर ही रहे थे ना, तभी तो सबसे हमारे ट्रेड होते हैं ऑलमोस्ट। तो ट्रेड डेफिसिट में क्या था कि इंपोर्ट तो ऑलरेडी जो कंट्रीज़ हैं इन सबको ले लो, तो इंपोर्ट तो हम ऑलरेडी यहाँ से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जब इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो तो डेफिनेटली आप ट्रेड डेफिसिट में जाएंगे, घाटे में रहेंगे आप। और इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, इंडिया की जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतनी वैरायटी है यहाँ पे कि हर देश लालच में देखता है किसके लिए, व्यापार के लिए, कि इतना बड़ा बाजार मिल रहा है हमें। और जब ट्रेड डेफिसिट की बात आएगी तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, अगर ट्रेड डेफिसिट रहेगा तो हमें समस्या रहेगी इसमें जाने की, क्योंकि पहले से ही एक ग्रुप है साफ्टा, साउथ ईस्ट नेशन, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने ऑलरेडी कर रखा है। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही नहीं इंडिया का, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया का ऑलरेडी फ्री ट्रेड चल रहा है। जापान के साथ चल रहा है, फिलीपींस के साथ चल रहा है। लेकिन जापान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहा है और बाकी कंट्रीज़ के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किया है, उसमें इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा साबित रहा है। इंडिया उसमें लगातार घाटे में रहा है। कोशिश ये थी कि जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हम इंपोर्ट भी कर पाएंगे, लेकिन इंपोर्ट तो भी आया जा रहा है क्योंकि हमारा मार्केट इतना बड़ा है, लोगों को वैरायटी यहाँ चाहिए और सस्ता सामान भी चाहिए मार्केट में। लेकिन कुछ हमारी कमियां हैं, हमारी कुछ क्षमता में थोड़ी कमी रह जाती है कि हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो जब हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी कंट्री को क्या दे पाएंगे सस्ती चीज़ों में, और बाहर क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। बाहर
कंटिन्यू संसाधनों का दोहन हो रहा है और वहाँ से चीज़ें आई जा रही हैं। चाइना का बस चले तो पूरी ज़मीन खोद दे, आसमान खोद ले, और जितना कुछ मिलना है सब निकाल ले और सबका व्यापार करके बराबर कर ले। लेकिन इंडिया के साथ ऐसी समस्या है कि भाई इंडिया अपना इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, उसको पर्यावरण को भी ध्यान में रखना होता है। हमारे यहाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल्स भी हैं भाई, अगर ज़्यादा खनन चलेगा, ज़्यादा गलत जगह आप जंगल काटेंगे, पेड़ काटेंगे, नदियाँ अगर खराब होंगी तो वो आपको वहाँ पे रोक देंगे आके। हमें पर्यावरणीय मानक को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट की। ऑलरेडी हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं इन कंट्रीज़ के साथ में, जिन जिनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर ऐसा हो गया कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीटली हो गया, आरसीईपी में हम चले गए, 80 to 90% जो टैक्स है जो ट्रेड पे लगता है वो टैक्स कम हो जाएगा, बचा गया फिर कुछ नहीं। तो अचानक से क्या होगा कि जो चाइना जैसे मार्केट हैं वो पूरी तरह इंडिया के मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। इनका अभी भी ऑलरेडी किया हुआ है। आप मोबाइल लेने जाइए, कुछ भी कर लीजिए, किसी भी हद तक आप चाइना का बाइकआउट कर लीजिए, लेकिन जब आप मोबाइल लेने जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका बजट अलाउ नहीं करेगा अदर कंपनी का मोबाइल लेने में, और आपकी जो प्रायोरिटीज़ रहेंगी मोबाइल में, फीचर्स रहेंगे, वो आपको उस जगह नहीं मिलेंगे जितना आपका बजट अलाउ करता है। तो मजबूरी आपकी वहाँ हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसमें चाइना का ऑलरेडी कब्जा बहुत बुरी तरीके से इंडिया में हुआ है। इसके अलावा स्टील प्रोडक्शन चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो वो इन सब चीज़ों को इंडिया में बहुत भेजता है मैन्युफैक्चरिंग करके। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हम किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये कम्प्लीटली हमारा देशी हो गया है। साइकिल बनती हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो चाइना से बन के आते हैं। मोबाइल अगर असेंबल होते हैं, इंडियन मोबाइल है, ठीक है, जियो मोबाइल है आपका, हम बोलते हैं अंबानी जी का है, ये तो देसी है एकदम, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो भी चाइना से लिए जाते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं वहाँ से। और अगर उन्होंने महंगी चीज़ें लगा दी तो हम इंडियंस, हमारी जो मिडिल क्लास जनसंख्या वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। तो इस तरह के मार्केट कब्जा ना कर लें हमारे यहाँ पे। इन सब से बचने के लिए हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। यही हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा समस्या रही है। इसी चीज़ को इंडिया ने ध्यान में रखकर इससे पीछे हटने का फैसला लिया है। तो इंडिया ने एक और जो मुद्दा रखा था वो था कि ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है? ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म है कि भाई ठीक है, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो बाकी देशों से सामान तो आएगा, आप सब सामान भेजने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन एक ऐसी सीमा हम तय कर देंगे कि उस सीमा के ऊपर अगर आपने सामान भेजा हमारे देश में तो हमारा जो टैक्स रेशियो है वो टैक्स हमारा ऑलरेडी उस पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको बोलते हैं ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। मान लो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्शन होने वाला है, इनसे सामान आता है इंडिया में डेयरी का। अगर एक क्विंटल दूध का एग्जांपल लेते हैं, 1 क्विंटल दूध पर डे के हिसाब से आ रहा है, ठीक। अगर इन्होंने कोशिश की कि भाई इंडिया का मार्केट तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो बहुत खपत हो रही है, हम क्यों ना पर डे 2 क्विंटल के हिसाब से इंडिया में सेल करना शुरू कर दें, तो यहाँ पे अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर गए जो हमारे देश ने रखी है, तो यहाँ पे लागू होगा ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। मतलब आपने अपनी सीमा बढ़ाई सामान बेचने की, तो उस पर हमारा टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसमें आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति हुई, किसको हुई? ऑफकोर्स चाइना को आपत्ति हुई इस पर, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही इंडिया का मार्केट मिलेगा फ्री में सामान भेजने के लिए, हम तो अपना कचरा भी डंप करेंगे इंडिया में। और चाइना करता भी है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कोशिश रहती है कि इंडिया में डंप कर दे आके। इंडिया एक डंपिंग जोन बन चुका है कचरे का, किसके लिए? अमेरिका और चाइना जैसे देशों के लिए। फिर आता है रूल ऑफ ओरिजिन कि भाई ठीक है, सारी जो मैं पॉइंट बताऊंगी आपको उन सब पॉइंट्स में एक चीज़ नज़र आने वाली है कि इंडिया को अगर सबसे ज़्यादा किसी से खतरा था तो वो चाइना से, सबसे ज़्यादा समस्या थी तो वो चाइना से, क्योंकि जो पॉइंट्स रखे हैं उस पर बाकी देश बेचारे छोटे पड़ जाते हैं, उन्हें इतनी समस्या नहीं है, वो मान भी जाएंगे और इंडिया को उनसे खास नुकसान भी नहीं है। लेकिन सब चीज़ जो सारी डील की जाती है वो इसको ध्यान में रखकर की जा रही है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला फंसाएगा तो चाइना फंसाएगा। तो इसमें एक और लगा दिया रूल ऑफ ओरिजिन। कैसे भाई? कि ठीक है, फ्री ट्रेड चल रहा है, चलने दो, चाइना अपना सामान भेजता रहेगा। इस पर चाइना ने आपत्ति उठा दी, चाइना नहीं माना इस चीज़ को, तो एक ये पॉइंट भी रहा हम पीछे हटने का। एक था रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन में क्या था कि जैसे क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ से सामान मंगाया 10% की रेट पे, ठीक, और वही सामान हम, क्योंकि हमें पता है कि वियतनाम छोटा देश है, हमने यहाँ से मंगाया 12% की रेट पे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा मंगा लिया और इस पे 10% की रेट से मंगा लिया, टैक्स लगा दिया। उसको पता है कि हम भेज रहे हैं तो 12% का टैक्स लग रहा है और वियतनाम भेज रहा है तो 10% का टैक्स लग रहा है इंडिया में।
तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपना ये जो टैक्स है हमारा ज़्यादा है, तो हम वियतनाम में अपना सामान पहले डंप करें, वियतनाम के मार्केट को कवर करें और वियतनाम को पुल बनाकर फिर हम इंडिया के मार्केट में जाएं। तो इस तरह हम टैक्स से बच जाएंगे, टैक्स चोरी कर लेंगे वहाँ पे। इसलिए इंडिया ने लगा दिया रूल ऑफ ओरिजिन। ये अक्सर होता है कि किसी दूसरे देश के थ्रू हम अपना सामान वहाँ बेचने की कोशिश करते हैं जहाँ टैक्स रेट कम है, हमें फ़ायदा मिलेगा उससे। इंडिया ने आपत्ति की नहीं, रूल ऑफ ओरिजिन लगेगा कि आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से सामान लेके आओ, चाहे आप अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत सागर, कहीं से भी सामान लेके आओ, लेकिन अगर आपकी कंट्री का सामान है, रूल ऑफ ओरिजिन कहाँ का बना हुआ है उस पर, अगर आपकी कंट्री का है, किसी भी रास्ते से लेके आओ, किसी देश से लेके आओ, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये था रूल ऑफ ओरिजिन। इसके अलावा और क्या था इंडिया की समस्या? इंडिया का एक इशू ये भी था कि हमने अब तक पहले जो अपना एक्सपीरियंस देख चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, जो कि हमने ऑलरेडी जापान के साथ किया हुआ था, फिलीपींस जैसे देशों के साथ, इनमें कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी FTA में हैं, लेकिन हमें इनसे फ़ायदा से तो नुकसान ही हुआ है। हमारा मार्केट बहुत बड़ा कंज्यूमर है, हम कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो पाता उतना, तो हम उसको बाहर हम भेज नहीं पाते। जैसे जापान है, इनसे हम इंपोर्ट किए जा रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ अपना जो ट्रेड डिफिसिट बैलेंस में है, बाकी सबके साथ अपना ट्रेड डिफिसिट बना हुआ है, मतलब इंपोर्ट होता जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अगला इश्यू था डेयरी एंड एग्री प्रोडक्ट्स का। ये था किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में जनसंख्या बहुत कम है और इनके यहाँ जो पशुपालन है बहुत हाई प्रोफाइल लेवल का है। इनके यहाँ अपने यहाँ पशुपालन मजबूरी में किया जाता है, इनके यहाँ वो एक तरह का बिजनेस है। जैसे हम इंसान रहते हैं अपने देश में, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इनके यहाँ की गायें पाली जाती हैं। अब ये लोग जब अपना दूध, अपना या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके, एग्री प्रोडक्ट्स भी हैं, वो जब सस्ते दर, एक तो फ्री में आएगा भारत में, ऊपर से जब अंधाधुंध आने लगेगा तो मार्केट कवर हो जाएगा उससे, तो उनका जाहिर सी बात है उनका जो सामान आएगा वो बहुत सस्ते दर पे आएगा। और अपने जो देश में हम लोग जो देसी हमारे उत्पादक हैं, इनका सामान आप महंगे दर पे लेंगे। 40 रुपये लीटर अगर आपको आपके गांव में दूध मिल रहा है और इनका जो पैक्ड दूध आएगा एकदम फ्रेश वो 30 में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो छोड़ के इनके पास जाएंगे। जैसे हमारे देशी उत्पादक हैं, देसी किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक था ये। तो एक समस्या हमारी ये भी थी। और उस टाइम जब 2011 में बात चली थी RCEP की, तब भी किसान संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी कि हम कहाँ जाएंगे, आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह के कुछ मुद्दे थे जो हमारे देश ने उठाए और इनके अपने देश की समस्याएं थी, तो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन इंडिया के मार्केट को देखते हुए एक क्लॉज बनाया गया है स्पेशल फॉर इंडिया। क्लॉज क्या है कि ठीक है, अगर आज इंडिया नहीं आता है तो उसको कुछ सोचने का टाइम दिया जाता है। आप जब भी आना चाहें हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, और जब भी आप आना चाहें आप लिखित में एक बार दीजिएगा कि हम आना चाहते हैं, हम शामिल होना चाहते हैं आपके साथ, आपका हम हमेशा स्वागत करेंगे। ये क्लॉज स्पेशल इंडिया के लिए था, क्योंकि भाई हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो सबको अपना फ़ायदा दिखता है इस मार्केट में। अब एक अगर हम बोले कि इंडिया को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कि नुकसान हुआ, नुकसान ये हुआ कि भाई ये पूरा एरिया जो है ये, इसमें इंडिया के बहुत खास देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे छोटे देश, ये इन सब से इंडिया के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। ये चाहते थे कि इंडिया रहे इसमें, क्योंकि उन्हें पता है चाइना इसमें लीड रोल प्ले कर रहा है। तो आपने इतना बड़ा एरिया पूरा छोड़ दिया चाइना के लिए। अगर इसमें जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि अगर इसमें RCEP में कुछ समस्याएं थी तो आप बाहर क्यों हो गए? आप इसमें अंदर रह के भी उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते थे ना। आपने इतना बड़ा मौका गंवा दिया अपना, जो जहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी बन सकती थी, क्योंकि इंडिया और चाइना यही दो देश हैं जो इसमें बड़े देश हैं। और अगर चाइना अकेला रह गया फिर तो इसकी अर्थव्यवस्था को अपने अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, और तब शायद इंडिया की अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा हो जाता, शायद हो जाता। और बॉर्डर डिस्प्यूट की बात है कि यहाँ पे अब इन देशों के साथ अपने संबंध और गहरे हो जाते। जब बॉर्डर डिस्प्यूट की बात आती तब भी हम उसमें फ़ायदे में रहते। लेकिन इंडिया ने साफ इनकार इसलिए भी किया कि भाई चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं अभी जाके। तो एक तरह से अपना ये विरोध दर्ज कराना भी है, और हमारे पास टाइम है कि हम कभी भी जा सकते हैं, 10 साल बाद भी जा सकते हैं इसमें। तब तक हम देख लेंगे कि इनका काम कैसा चल रहा है, कि आखिर चाइना की पॉलिसीज़ क्या हैं, इन देशों की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो हम जब भी जाएंगे तो हम पूरा तैयार होकर जाएंगे। तब तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी,
अपने प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, चीज़ों को अपने देश में अवेलेबल करा पाएंगे, तो बाहर से आए हुए सस्ते सामान के लिए हमारा जो लालच रहता है ना, वो नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपकी मार्केट पे इजीली कोई देश कब्जा नहीं कर पाएगा, मार्केट ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो उसके पहले आपको कमर कस के तैयार होना पड़ेगा, और जिस दिन आपको लगे कि हम तैयार हो गए हैं, अब हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हम चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि अपने देश में अच्छी चीज़ों को, हम क्वालिटी वाली चीज़ों को सस्ते दर पर अवेलेबल कराएं, तो हर कोई देश आसानी से हमारे मार्केट पर कब्जा ना कर पाए, हथिया ना पाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कुछ सालों बाद हो सकता है RCEP में जाएं, सत्ता परिवर्तन होगा, आने वाली सरकारें क्या नियम कानून बनाए, इसलिए तो कुछ कह नहीं सकते अभी, लेकिन हाँ संभावना है कि इंडिया इसमें शामिल हो सकता है कुछ समय बाद। चलिए ठीक है, इस क्लास को हम यहीं दी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेरीज हों आप उनको ज़रूर लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनका सॉल्यूशन देने की। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।